सुरेंद्र को कौर जी का सवाल है और ये सवाल है कैरिसल लिमिटेड पे। CARYSIL 175 के भाव पे। अब आई डोंट नो, एक मिनट मैं शेयर प्राइस देख लेती हूँ। ओके, 840 के भाव पे इन्होंने लिया है 175 शेयर। जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या बेच के निकल जाए। एक बार होल्ड करना चाहिए। कम से कम 3 हफ्ते का समय दीजिए। अगर 3 हफ्ते में 932 नहीं निकला तो फिर एग्जिट कर लीजिएगा, लेकिन अगर निकल गया तो ये स्टॉक पे 1100 तक निकल जाएगा। तो अगले 2-3 हफ्ते इसके लिए इंपॉर्टेंट है। वीकली मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएंगे, उसके बाद अगर मूव बना तो 1100 तक निकल जाएगा। 2 से 3 हफ्ते समय दीजिए इसको। ओके, सतीश जोशी जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल और आजाद इंजीनियरिंग के बारे में। दोनों ही स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। आजाद इंजीनियरिंग में तो वीकली चार्ट पे सपोर्ट पे है 1600 के आसपास, बट सपोर्ट अच्छा नहीं लग रहा है। ये अपना लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर 1158 टेस्ट करने जा सकता है। 50-50 प्रोबेबिलिटी है। 1 से 2 हफ्ते दीजिए और 1570 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर नहीं स्टॉप लॉस लेना है तो बेटर है कि एग्जिट कर लीजिए। मेरे को बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा। कोरोमंडल में नहीं, आप। सॉरी। आई थिंक इनको खरीदना है। अभी इन्होंने एंट्री करी नहीं है। नहीं करना है फिर। नहीं, फिर लेने लायक तो बिल्कुल नहीं है अभी। कोरोमंडल में ओके। भी फ्रेश एंट्री नहीं बनती है। 38 दिन के कप एंड पैटर्न ब्रेकआउट 1971 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है और अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अगर आपको फर्टिलाइजर में ही रहना है तो आरसीएफ पे ध्यान रखिए। 161.50 के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा 176 की तरफ चल जाएगा। तो आरसीएफ, मद्रास, एनएफएल बिल्ड हो रहे हैं, बट आरसीएफ सबसे बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। 161.50 निकलने के बाद बेहतरीन बाइंग बनेगी। ओके, अंकुर मोदी का सवाल है। सर, कुछ अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक्स बता दीजिए 2 से 3 साल के लिए। सर ने कहा है कि उनको 2 दिन का टाइम चाहिए अंशुल जी को, क्योंकि वो ट्रैवल में थे। तो 2 दिन के टाइम के बाद मंडे को आपको वो ज़रूर लिस्ट जो है वो शेयर करेंगे। ट्यूसडे को हमारे पास आएंगे पक्का। तो हम तभी जो है आपसे वो लिस्ट शेयर करेंगे। एम आई राइट अंशुल? मैडम, आधा सही है आधा गलत है। मैं मल्टी बैगर नहीं ढूंढता हूँ, ना मेरे को मिलते हैं, ना मेरी उतनी कैपेसिटी है ढूंढने की। मल्टी बैगर क्या है? 100% चलने वाला स्टॉक। 8-8% के 10 सौदे कर लीजिए, 80% हो ही जाएगा। 8% कमाना आसान है, 100% कमाना मुश्किल है। तो आई आई प्रिफर लो हैंगिंग फ्रूट की, बस हाथ ऊपर करो फल मिल जाए। वो 8% वाले हैं। वो 10-20 सौदे अगर पूरे साल में हो गए तो 125-150% रिटर्न तो बन ही जाएगा। तो मल्टी बैगर ढूंढने की इतनी वो मेरे को चिंता रहती नहीं है, क्योंकि एक तो मिलता नहीं है। उसके नाम पे, कोर्स सोर्स के नाम पे आदमी 1,50,000 रुपए अलग ठग लेगा। होना जाना कुछ है नहीं। तो 8% के सौदे कीजिए, 10-12 कर लीजिए, 80% हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल वाधवा जी का सवाल है। नमस्कार अंशुल गुरुजी। गुरुजी, आपकी कॉल पे मैंने 95 पे सिल्वर बीज परचेज किए थे और 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 106 पे सेल कर दिया। अब मैं 2 लाख सिल्वर बीज पे फिर से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। किन लेवल्स पे इन्वेस्ट करूँ? सिल्वर बीज अभी रुकना चाहिए। अभी जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, एक बार के लिए सिल्वर बीज अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मोस्ट लाइकली सिल्वर बीज में आपको नीचे 99 और लेवल मिल सकता है। थोड़ा सा भी समय देना चाहिए। टेंशन सब ईज आउट हो गया है, तो अब सिल्वर शायद कंसोलिडेशन में चला जाए। नेक्स्ट लेग में 1,25,000 जाएगी। एक बार प्रॉफिट बुक कर लिए तो थोड़ा सा कैश पे बैठिए, दोबारा री एंट्री का मौका बनेगा। ओके, सचिन का सवाल है जोमेटो पे। 250 में उन्होंने खरीदे हैं जोमेटो के शेयर। अब क्या करना है, बेचे या बने रहे? इटरनल में अगेन 242 के ब्रेकआउट की हमने बात की थी कि अगर ये सस्टेन हो गया, जो कि हुआ और रिटेस्ट पे भी होल्ड हुआ है, तो आराम से 286 तक जा सकता है। तो अब ये 286 की तरफ बढ़ रहा है। प्रिसाइसली 286 ही वीकली स्विंग आई है, वही रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है। ओके, तरुण सागर जी का सवाल है। शुड आई बुक प्रॉफिट इन रिलायंस? आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। देखिए, रिलायंस में कोई बाई सेल की सलाह रहेगी नहीं, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, और उस दिन भी मैंने बोला था कि 1533 जाएगा, तो मैं खुद ही प्रॉफिट बुक करने की सोच रहा हूँ। तो सेबी के रूल हैं, आप अगर कोई रिकमेंड कर देते हैं तो
30 दिन पहले 30 दिन बाद तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो 1533 पे मुझे खुद ही माल बेचना है, तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट कोई भी सलाह नहीं रहेगी। 1533 का रेजिस्टेंस है, वहां पे अगर सेलिंग प्रेशर बना तो मैं अपनी होल्डिंग खाली करूंगा। खाली करके या तो मैं टाटा टेक में घुसूंगा या अदानी ग्रीन में घुसना था, लेकिन वो आज चल चुका है। तो अगर डिप मिला तो अदानी ग्रीन में एंटर करूंगा, नहीं मिला तो टाटा टेक में एंटर करूंगा। ओके। सौरभ जायसवाल का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून सर, आई हैव एलटीएफ एल&टी फाइनेंस के शेयर्स है उनके पास 170 के भाव पे, आई वांट टू ऐड मोर, किस रेट पर मैं और ऐड कर सकता हूं? एंड आई हैव जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एट 258, इसको भी मैं ऐड करना चाहता हूं, किस लेवल पे ऐड करूं? देखिए, हमेशा राइट प्राइस ही राइट प्राइस नहीं होती है, राइट टाइम भी बहुत जरूरी होता है। मैं आपको 190 रुपए में एंटर करा भी दूं तो 8 साल रिलायंस बहुत अच्छे प्राइस पे था, लेकिन वहां से हिला नहीं। तो 8 साल लोगों को इंतजार करना पड़ा था। तो राइट प्राइस के साथ राइट टाइम भी जरूरी है। वर्टिकली 140 138 से ऊपर 207 तक की मूव आई है, तो 8 से 10 हफ्ते की कंसोलिडेशन तो चाहिए इसको सांस लेने के लिए, थोड़ा सा मूविंग एवरेजेस कैचअप करने के लिए, क्योंकि ये बड़ी मूव का खिलाड़ी है, 500 तक जाना है इसको। तो अगर इस तरीके के कंसोलिडेटिव बेसिस नहीं बने तो नहीं जाएगा 500। एक राउंड कंप्लीट किया है, ये 8-10 हफ्ते कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तो वो राइट प्राइस होगी। वो ब्रेकआउट कहाँ करेगा, कितना बड़ा बॉक्स बनाएगा, बॉक्स के एक्सट्रीम क्या होंगे, ये टाइम वाइज करेक्शन के बाद क्लियर होगा। अभी ये लग रहा है कि अपमूव शॉर्ट टर्म वाली खत्म हो रही है और इसके बाद एक पुल बैक और करेक्शन मोड में जाएगा। तो अगले 7-8 हफ्ते तो फ्रेश बाइंग नहीं बनेगी। उसके बाद जो भी पिवट लेवल नया बनेगा उस हिसाब से बाई प्राइस रिकमेंड करेंगे। और सेम स्टैंड्स फॉर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आल्सो, राइट? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 300, इसमें कंसोलिडेशन लगभग सेकेंड राउंड का लग रहा है पूरा हो गया है। 319.80, 327.80 ये रेजिस्टेंस जोन है। 319.80 से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो अब जब भी ये स्टॉक मतलब अब रेडार पे आ चुका है, जैसे ही 327.80 राउंड फिगर 330 पकड़ लीजिए, इसके ऊपर क्लोज करेगा, बेहतरीन मोमेंटम ऑल टाइम हाई निकाल देगा। तो नई बाइंग अगर देख रहे हैं तो या तो डिप में 276 मिले तब देखी जाएगी, या फिर 330 के ऊपर क्लोज करे तब बाई करना है। दोनों केस में 360 का ही टारगेट बनेगा। सोमभीर का सवाल है उषा मार्टिन पे, इनके पास 395 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 370, 4 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं, आपसे राय मांग रहे हैं। उषा मार्टिन में डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया है वीकली चार्ट पे 349 पे। इसका टारगेट चूंकि वीकली पे ब्रेकआउट है, टारगेट भी वीकली पे ही आएगा, जो 415.90 रुपए का आ रहा है। तो फिलहाल अगर आज क्लोजिंग मतलब वीकली क्लोजिंग 349 के ऊपर आती है तो 424 का टारगेट खुलेगा। 424.4 जो वीकली स्विंग आई है 9 दिसंबर 2024 को बना था। रियलिटी अड्डा है कोई, उन्होंने आपके पॉडकास्ट देखा होगा, जो हमारी मेरी कलीग हिबा ने आपके साथ किया था, उनको बड़ा पसंद आया और ट्रेडिंग की और टिप्स आपसे मांग रहे हैं। तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगी, हमने एक आधे घंटे का पॉडकास्ट भी किया है अंशुल के साथ, उसे हम अगले हफ्ते जो है वो ऑन एयर करेंगे, प्लीज़ आप उस पॉडकास्ट को भी देखिएगा। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े कि और भी सीखना है तो अंशुल से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक डेली क्लास जो है या वीकली क्लास हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रूर टाइम निकालेंगे, और हम उनके साथ एक वीकली क्लास आपके लिए करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ट्रेड। अंशुल, पॉसिबल और नॉट? सही है मैडम, करना तो यही है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आता ही ओके। इसी काम ही आता ही है, अपने को शेयर बाजार के अलावा आता ही नहीं है कुछ। संदीप है, उनके पास जियो फाइनेंशियल के शेयर है, 1200 शेयर है, 310 के भाव पे लिए है। शुड आई बुक प्रॉफिट? आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ अंशुल सर एंड फॉलो हिज कॉल्स। अरे तो ये आपके कॉल्स को फॉलो करते हैं, क्या करना है? ये 200 310 का टारगेट था, वो कंप्लीट करके 281 पे वापस पुल बैक लिया, वहां से 310 पे अटकना चाहिए था, लेकिन आज डिसाइसिवली ब्रेकआउट लेके चल रहा है। और इसके ब्रेकआउट की एक बड़ी वजह रिलायंस भी है। इनके पास मेजोरिटी जो कैपिटल है वो रिलायंस ही की है, तो रिलायंस के साथ साथ चलते हैं। तो 347 का पहला टारगेट दिख रहा है, 347 के अराउंड प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, फिर वहां पे कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी। सेजल राउत का सवाल है, वो बजाज फाइनेंस के बारे में पूछ रही है, बजाज फाइनेंस में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं सर लॉन्ग टर्म के लिए?
स्प्लिट बोनस वाला प्रेशर स्टॉक पे कल जिस हिसाब से मूव आया था, लग रहा था कि नहीं रहेगा, आज वापस से फिजल आउट हो गया। तो स्प्लिट बोनस वाली जो लिक्विडिटी बढ़ी है नंबर ऑफ शेयर्स की, वो जब तक डाइजेस्ट नहीं हो जाती है, मैं इस काउंटर से थोड़ा सा दूर रहूंगा, क्योंकि रिलायंस जैसा काउंटर नहीं झेल पाया था और 20 22 30% तक करेक्ट हो गया था। तो वो रिस्क हमेशा बनी रहेगी। मैं 4 6 8 हफ्ते वेट करूंगा। अगर ये स्टॉक यहीं बना रहा तो मेरा इंटरेस्ट आएगा। ओवरऑल चार्ट पे देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ब्रेकआउट था 785 के आसपास, उसका टारगेट 1200 रुपये अभी भी खुला हुआ है। ओके। मयंक वर्मा का सवाल है टाटा स्टील पे 162 पे कॉल उन्होंने बाई किया है। सो आपसे सलाह मांग रहे हैं। और देखिए 162 के ऊपर डिसाइसिवली वीकली क्लोज आना बहुत जरूरी है। तब ये स्टॉक वापस से 225 की तरफ चलेगा, नहीं तो फिर ये और लंबे समय तक कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद चलेगा। हम्म। मेटल इंडेक्स 9600 के मेजर रेजिस्टेंस पे खड़ी है। तो मैं अभी मेटल स्टॉक्स बाई करने मतलब अवॉइड करूंगा बाई करना। 9600 के ऊपर मेटल इंडेक्स क्लियर कट ब्रेकआउट देके सस्टेन कर ले, तब मेरा मेटल स्टॉक्स में इंटरेस्ट आएगा। लेकिन मैं मेटल्स पे अभी भी बुलिश हूँ, धीरे धीरे चल भी रहे हैं स्टॉक। मुझे चाहिए होता है फटाफट मोमेंटम, वो 9600 के ऊपर टिकने के बाद आएगा, मैं तब पार्टिसिपेट करूंगा। ले लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिए हैं तो ब्रेकआउट के बाद लीजिए, मोमेंटम मिलेगा। ले भी लिए हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, बट जाना उसको 225 है ही। ओके, अगला सवाल जो है नाम नहीं लिखा है। दो स्टॉक्स पे है, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया। हिंदुस्तान जिंक में तो अगेन वही गैप के साथ जो ब्लॉक डील के बाद ब्रेकडाउन आया, 443 टूटता है तो 390 आ जाएगा। तो मेरे को तो स्टॉक नहीं अच्छा लग रहा है। और वेदांता में हमारा टारगेट था 476 का अगला, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। 471 का हाई बना है, वहीं से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। एक आध दिन लगा के 476 चला जाएगा। 476 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। टिंकू दत्ता जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं रिलायंस उन्होंने खरीदा था 1205 में, शुड आई बुक प्रॉफिट्स? टिंकू जी, रिलायंस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। अंशुल जी ने बताया है कि किन लेवल्स पे एक टफ रेजिस्टेंस बन सकता है और कंसोलिडेशन हो सकता है। आप प्लीज इस प्रोग्राम को एक बार फिर देखिए, या फिर अगर आप हमारे साथ जुड़ी रही होंगी तो आपने इसका जवाब जो है आपको मिल गया होगा। विशाल जैन का सवाल ले लेते हैं। आई हैव परचेज बीईएल। बीईएल खरीदे हैं 418 में, व्हाट शुड आई डू? ये बीएल खरीदने के भाव बहुत नीचे थे, आप एकदम फैग एंड पे जाके खरीदे हैं। 393 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अगर वो टूटा तो लंबे करेक्शन में जाएगा स्टॉक। तो वो लास्ट लाइन इन द सैंड है, उसके नीचे होल्ड नहीं करना है। पीयूष का सवाल है, आखिरी सवाल ले लेती हूँ, आई नो द टाइम हो चुका है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पे उनको लॉस हो रहा है दोनों में, 5% के आसपास का। जानना चाहते हैं दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए। जितनी जल्दी निकल लें उतना अच्छा है। ऑयल इंडिया टॉप आउट हो चुका है, वीकली चार्ट पे सपोर्ट जरूर है, बट मेरे को लग नहीं रहा होल्ड करेगा। इससे निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है। ओएनजीसी में अगेन लास्ट वीक भी, बिफोर लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि 255 का ब्रेकआउट नहीं ले पा रहा है काउंटर। अगर एक आध हफ्ते में और नहीं निकला तो लॉन्ग लिक्विडेट करेगा 234 रुपए तक, और 234 नहीं बचा तो 211 तक। फिलहाल 234 आते हुए दिख रहा है। ये सब जितने ये स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई से 40 50% गिर गए हैं, इनमें आप बाउंस बैक प्ले करने की कोशिश करेंगे तो हिंद जिंक का चार्ट देख लीजिए, इन्फीबीम का चार्ट देख लीजिए, यही हाल होगा। तो जी, अगर कर भी रहे हैं तो बहुत लो क्वांटिटी पे कीजिए, ना करें तो ज्यादा बेहतर है। एक लास्ट सवाल ले लेती हूँ, और ये सवाल में नाम नहीं लिखा। लॉयड इंजीनियरिंग के बारे में सवाल है। लॉयड इंजीनियरिंग में प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर लूं? लर्निंग भी होगा। इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, यहाँ पे हमारे मतलब हम लोग ने बाई कॉल दिया हुआ है। पूरा बेस बना था, 43 डेज का कपनैंडल पैटर्न था, उसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंस्टीट्यूशन कैंडल थी, और 10वीं इंस्टीट्यूशन कैंडल में ब्रेकआउट आया था। आज 11वीं इंस्टीट्यूशन कैंडल है, जहाँ 315% वॉल्यूम राइज है, 36.8 मिलियन का वॉल्यूम है। ब्रेकआउट आया है 63.8 पे, टारगेट है 78 का, तो 78 रुपए आते हुए दिख रहा है। रिवाइज स्टॉप लॉस अब कॉस्ट पे ले आना चाहिए 63 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे।